नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आदित्य सिंह। आदित्य को फाउंडर हैं क्रिप्टो इंडिया के। इसके अलावा आदित्य क्रिप्टो इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे आपके जो सवाल हैं, आपके मन में जो संशय हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो आदित्य का एक एजुकेशनल ये यूट्यूब चैनल है। टॉप 10 जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें भी आदित्य को गिना जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदित्य आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं चर्चा में। मेघनाथ भी काफी दिलचस्पी लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में, इसके काम नाम में, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका लेन देन होता है। तो मेघनाथ से भी हम आज इस विषय पर बात करेंगे। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। थैंक यू अतुल। और कल ही हमने बात किया क्रिप्टो के बारे में रात को, और इसी वजह से आई थिंक अतुल को पता चला कि मैं भी रुचि रखता हूँ उसमें। यस। शार्दुल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वो कुछ किसी काम में व्यस्त हो गए हैं, तो बीच में वो हमारे चर्चा के जुड़ेंगे। जैसे ही शार्दुल आते हैं तो उनको भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान होने वाली थी, तन्वी रत्ना, जो कि फाउंडर पॉलिसी फॉर की फाउंडर हैं, और वो भी इन सब चीजों को ट्रैक करती रहती हैं। लेकिन किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। आखिरी मोमेंट पर उनको कहीं जाना पड़ा। खैर, तो हम अपनी चर्चा को खोलें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं मेघनाथ से चाहूंगा कि जो भी इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां रही हैं और जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें। इसके बाद फिर हम चर्चा को खोलते हैं। जी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मंडे 29 नवंबर से विंटर सेशन शुरू हो रहा है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 नवंबर को और सुबह के 11 बजे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 26 बिल्स की एक टेंटेटिव लिस्ट हमारे सामने रखी है बुलेटिन 2 लोकसभा के, और उसमें काफी बिल्स उन्होंने लिस्ट किए हैं। उसमें से एक है जो फार्म लॉज, जो 3 काले कानून जो बोल रहे थे, जो फार्म लॉज है, उनको रिपील करते हैं। और इसके अलावा और काफी इंटरेस्टिंग बिल्स भी है, जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी से लेकर एक बिल है, जिस पर हम आदित्य के साथ आज बात करेंगे। इसके अलावा काफी डेवलपमेंट्स हुई है फार्मर्स प्रोटेस्ट के फ्रंट पे भी। अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है कि आज ही एनिवर्सरी है, 1 साल हो गए हैं फार्म प्रोटेस्ट शुरू होकर, और काफी फार्मर्स अभी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। एक बड़ा मार्च ऑर्गेनाइज किया है और बोल रहे हैं कि 19 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो वहां पर एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, क्योंकि उनको एक एमएसपी का लॉ अलग सा चाहिए, और 6 अदर डिमांड्स है, वो भी उनको पूरे करवाने हैं। राहुल गांधी ने एक ओपन लेटर लिखा फार्मर्स को, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि एमएसपी का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू है, इवन फार्म लॉस से भी ज्यादा बड़ा इशू है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत ही अजीबोगरीब जजमेंट आई। उसमें उन्होंने एक अक्यूज्ड को 10 साल की सजा दी थी, उसको 7 साल कर दिया, क्योंकि उसने माइनर के साथ ओरल सेक्स किया था, और उन्होंने कहा कि ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है पॉक्सो के अंडर। बहुत ही अजीब तरीके का जजमेंट था एक्चुअली। गौतम गंभीर और आदित्य राज कौल ने कहा कि उनको आईसिस कश्मीर से डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये एक खबर चल रही है अभी। और इसके अलावा हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5वां जो राउंड था वो अभी रिलीज हुआ है। इसमें एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है अतुल, कि हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो अभी मतलब डिक्रीज पे आ गई है। रिप्लेसेबल लिमिट जो डिक्रीज पे आ गई है अभी। यस। तो ऐसे कहना है कि 2060 तक हमारी अब पॉपुलेशन, 2060 के बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी अभी। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट जो है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया। इसका पहला फेज जो डेवलपमेंट का है वो अभी शुरू होने वाला है। कुछ 10,050 करोड़ की उसकी कॉस्ट होगी। 70 किलोमीटर दूर होगा ये आईजीआई एयरपोर्ट से, और बहुत सारी इसका बहुत पॉम्प एंड सेरेमनी से इसका इनॉग्रेशन किया गया। और एक बहुत ही मजेदार रिपोर्ट है जो न्यूज लॉन्ड्री हिंदी ने की है,
जिसमें ऐसे बताया कि दैनिक जागरण ने कुछ खबरें छापी थी पिछले साल से लेकर, उसमें हर साल वो लोग जॉब्स कितने क्रिएट होंगे उसके बारे में बात करते हैं, और 7 लाख से लेके अभी फिगर कुछ 1 लाख तक आ गई है। हाँ, अमर उजाला की खबर अलग, अमर उजाला की खबर है, सॉरी। टमाटर की प्राइसेस को लेकर काफी चर्चा है। तमिलनाडु में 100 से ज्यादा की कीमत हो गई है 1 किलो टमाटर की। तो महंगाई के बारे में भी काफी चर्चा होने वाली है, और अभी जैसे पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, उस पर भी महंगाई पर चर्चा होने की संभावना है। एक और मजेदार खबर आ रही है, आरएसएस की चीफ जो है मोहन भागवत, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग ग्रेटर नोएडा में की। वहां पर काफी एडिटर्स जो है वो वहां पर पहुंच गए। उनमें से एक थे सुरेश चौहान के, और हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है जिसमें हमने 8 जर्नलिस्ट को फोन किया। और सुरेश चौहान के ने पहले तो हमसे बात करने से मना कर दिया और बोला कि हम एडिटर से ही बात करेंगे। फिर एडिटर ने जब फोन किया तब उन्होंने बता दिया कि किसके बारे में मीटिंग थी। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और भी कुछ है? नहीं, इतना ही है। और आपकी तरफ से अगर कुछ होगा तो इस बीच में हमारे साथ शार्दुल भी जुड़ गए हैं। स्वागत है शार्दुल आपका चर्चा में। हेलो, सबको नमस्कार। तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी बस हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो इस समय नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वो हाथरस की जो पीड़िता थी, गैंगरेप विक्टिम थी, उनके ऊपर हमारी डॉक्यूमेंट्री जो बनने वाली है, प्रस्तावित है, वो हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है। बड़ी संख्या में लोगों ने उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया है उसको, और थोड़ा बहुत रह गया है। तो हमारी आपसे अपील है कि हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना योगदान दे। इसके अलावा एनएल की जो मर्चेंडाइज है हमारी न्यूज लॉन्ड्री की, उसमें एक बहुत ही खास प्रोडक्ट आया है। तो और ये जो खास प्रोडक्ट है ये आप लोगों की, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे रीडर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, इनकी खास डिमांड पर ये प्रोडक्ट आया है। और ये है करारे चने वाला मग। तो आप ये मर्चेंडाइज से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं करारे चने। और भी बहुत सारे हमारे मर्चेंडाइज हैं, अलग अलग बहुत खूबसूरत बॉटल्स हैं, बहुत सोप्स हैं। न्यूज लॉन्ड्री मतलब केवल खबरों की धुलाई नहीं, अपने शरीर की भी धुलाई और मन की भी धुलाई। तो ये एक जानकारी थी। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटी सी बातचीत इन जनरल एक विषय पर जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे साथ हमारे तीनों साथी जुड़े हैं इन लोगों से, कि जैसे पिछले 1 महीने में 3-4 बहुत बड़े आयोजन हुए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। ऑब्वियसली वो उत्तर प्रदेश के चुनाव, इसमें एक अमित शाह का कार्यक्रम था आजमगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महोबा में एक कार्यक्रम बड़ा किया जहां पर उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और फिर उसके बाद उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये जेवर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इन चारों घटनाओं में एक चीज सामने आई कि किस तरह से जो पब्लिक मनी है उसका इस्तेमाल एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक रैली या अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए कर रहा है। मसलन आजमगढ़ की रैली में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, उसके आपात कोष से 40 लाख रुपए जारी करवाए गए रैली के प्रबंधन के लिए, रैली में लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, उनके आवागमन के लिए, बसों के लिए। प्रधानमंत्री की रैलियों में 2-2 हजार से ज्यादा बसें इस्तेमाल की गई उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की, चाहे वो महोबा की रैली हो, चाहे वो सुल्तानपुर की रैली हो। और यहाँ पर जो ये रैली हुई इसमें भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों का इस्तेमाल किया गया। और उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया गया। मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक मनी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ इतना कमजोर क्यों है कि एक तो इनको पता है कि भाई ये इस मनी का इस्तेमाल, इस पब्लिक मनी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक रैलियों के लिए कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का मंच है जहां से जिन्ना के बारे में बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मांग की अपील की जा रही है, चुनावी रैलियां की जा रही हैं, और पैसा पब्लिक मनी लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है। तो एक तो ये कि राजनीतिक दलों का, दूसरे ये कि हमारे यहाँ वो चेक्स एंड बैलेंस क्यों नहीं है, या क्या हो सकते थे जिससे ये बहुत साफ साफ एक स्पष्टीकरण, एक बारीक एक मोटी रेखा खींची जाती कि ये पैसा आप इस तरह के काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि आप 5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रैली करने के लिए पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है।
इसके लिए क्या चेक्स एंड बैलेंस हो सकते थे हमारे यहाँ, इस पर मैं आप लोगों की एक राय जानना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर हम आगे की बातों पर बढ़ते हैं। मेघनाथ, शार्दुल, आदित्य। देखिए, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर ऐसे कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट की रैली होगी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की रैली होगी। ऐसे इसमें थोड़े से लाइंस ब्लर भी हो जाते हैं बीच में कभी कभी। जैसे आपने जो 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए वो सब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो उसका जो इनॉग्रेशन था उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट के पॉकेट से होता है, और ये हमेशा होता रहा है। और इसके लिए अगर आप 2 लाख लोग लेके आएंगे, 3 लाख लोग लेके आएंगे और इसका एक पॉलिटिकल रैली बना देंगे, तो वहां पे एक थोड़ा सा ग्रे एरिया शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और स्टेट से किसी को अगर आप फ्लाइट से लेके आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, तो उसका भी तो पैसा, कोई चीफ गेस्ट लेके आएंगे तो उसका पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए लेके आ रहे हैं। तो फिर अगर आप बसें इस्तेमाल करेंगे और फिर 2 लाख लोगों को आप वहां पर लेकर आएंगे, तो वही लॉजिक लगाएंगे वहां पर। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल कि एसेंशियली हमको ये एक बहुत ही एक आई थिंक लॉ ही बनाना चाहिए, या फिर एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि पब्लिक मनी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनॉग्रेशन होना ही नहीं चाहिए। इनॉग्रेशन ऐसे कोई सेलिब्रेटरी इससे होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक प्लेट लगा दो वहां पर, उसका खर्चा कर दो, बट ये सब जो ताम झाम से जो पंडाल वंडाल लगा के लोगों को खाना खिला के जो एक इवेंट बना देते हैं, वो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा आपको एक थोड़ी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको पॉलिटिकल रैलीज करने होंगे तो आपकी इतनी रिच पार्टी है, अभी सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आप वो खर्चा करो ना, मतलब आप आपके पार्टी फंड से खर्चा करो। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जैसे हम जमाने से देखते आ रहे थे कि जैसे रेल के कोई नई ट्रेन का इनॉग्रेशन करना होता था, तो रेल मंत्री और इलाके के जो डीआरएम होते थे, उस क्षेत्र के, उस जोन के डीआरएम होते थे, वो 2 लोग जाते थे अपने पास आता और हरी झंडी दिखाते थे। इनॉग्रेशन होता था, लॉन्च होता था। शिलान्यास के भी तरफ पे भूमि पूजन के लिए भी पत्थर लगता था वहां पर, उसका पर्दा खोल के वो। लेकिन ये जो 2 लाख लोगों को इकट्ठा करना है, तो ये उस जो ग्रे एरिया की बात कर रहे हैं, ये इसको गडमड किया जा रहा है और बहुत इंटेंशनली किया जा रहा है कि ये तो होना ही है कि भाई वो काम जो 10 लोगों की उपस्थिति में शांति से करके और हो जाता कि भाई वो पब्लिक का हो गया, पब्लिक के पैसे से बने, उसमें 5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को, 50,000 लाख लोगों को लाने का, इकट्ठा करने का और फिर पॉलिटिकल रैलियां, पॉलिटिकल भाषणबाजी करने का है। तो ये इंटेंशनली शायद इस लाइन को ग्रे करके और इसका फायदा उठाया जा रहा है उस ग्रे एरिया का। शार्दुल, आदित्य। देखिए, इस टॉपिक पे मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जिस टॉपिक पे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं हो उस पर बोलना नहीं चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली इस पूरे टॉपिक के ऊपर ना मैं इतना अपडेटेड हूँ और ना मेरे को आइडिया है। ठीक बात। शार्दुल जी, देखिए, आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन हम ये चुनावी राजनीति में चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, है ना, और इसकी जवाबदेही जो है वो जनता को ही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये सब करने पर ना करने पर, बल्कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए, सत्ता पक्ष का चाहे पहले ज्यादा होता था या अब कम होता है, या पहले कम होता था अब ज्यादा होता है, हम डिग्री की बात ही नहीं कर रहे। सरकारी धन का उपयोग केवल जनता के लिए जो भी काम का इस्तेमाल है, चाहे वो लोगों को तनख्वाह देना है सरकारी, उसके लिए इस्तेमाल हो, दल के लिए ना हो, इसकी सहमति जब तक जनता में बनेगी तब तक ये बात नहीं शुरू होगी। और सुधार की बात तो आप भूल ही जाइए। जो आपने एक कहा कि स्पेसिफिकली अब जो भीड़ और इकट्ठी होने लगी है, उससे ये कि मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए, कि ये उद्घाटन जो है ये जनता के लिए एक तरह से प्रॉमिस नोट जैसे हो गए हैं अब पिछले कुछ सालों से, कि देखो पहले तो कुछ हुआ नहीं, उसे भूलो, अब देखो हम तुम्हारे पास स्वर्ग से उतरकर देवता रैली के लिए आ गए हैं, तुम्हें बुलाया भी है, खिलाया भी है। ये आगे के प्रॉमिस हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं है, आगे के प्रॉमिस हैं। तुम अगर हमें जिता दोगे तो हो जाएगा काम, नहीं तो ठीक है, देखी जाएगी। तो ये काफी ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड खराब है। लेकिन चुनावी राजनीति में आप किसी संस्था से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो ये करेगी। स्वतंत्र संस्थाओं की बात हम करते रहते हैं, लेकिन ये चुनावी राजनीति में चुनाव सुधार है, तो ये तो जनता से ही पुश होगा जब भी होगा। ऑटोनोमस मतलब लॉ और इन सब चीजों पर भी बात की जा सकती है, इस पर भी दिशा में सोचा जा सकता है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए पार्लियामेंट में इस तरह की चीजों पर। हाँ, वो चुनाव सुधार है ना, कि एप्लीकेशन इलेक्शन प्रोसेस है उसमें सुधार हो, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक वो ना चाहने वाली पार्टियां हारेंगी नहीं, वो उम्मीदवार हारेंगे नहीं, वो जनता के हाथ में। ठीक बात है।
चलिए इस पे हम और भी आने वाले वक्त में इन विषयों पर जी बात करेंगे। असल में ये सिर्फ चुनाव सुधार की बात नहीं है, ये काफी सारी चीजें जुड़ी थोड़ा हुई सा इसलिए क्योंकि जब चुनाव संहिता, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू हुए, तब चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो ये रैलियां उस टाइम जोन में हो रही हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तब क्या रेगुलेट करेगा? तो जाहिर सी बात है उसके लिए पार्लियामेंट से कोई ऑटोनोमस बॉडी होगी, कोई वॉचडॉग होगा, कोई ऐसा लॉ होगा जो साफ साफ इन चीजों को डिमार्केट करेगा, डिफाइन करेगा कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। उससे रेगुलेट करना पड़ेगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है और काफी इन दिनों चर्चा में है, जो क्रिप्टो करेंसी का मामला है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज इस समय दुनिया भर में प्रचलित हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य और मेघनाथ को भी काफी रुचि है। शार्दुल ने भी उस पर अध्ययन किया है थोड़ा बहुत। तो बतौर बिगिनर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह के नए दौर की जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पूरी तरह से अनअवेयर, जिसमें मैं खुद को भी रखता हूं, कि जो लोग एकदम अनअवेयर हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, क्या है ये, इसमें आप कैसे लेन देन करते हैं, कैसे आप इसमें लोग पैसे कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं पता है। तो उन लोगों के लिहाज से, उन लोगों की तरफ से मैं बहुत ही बिगिनर्स वाले बेसिक सवाल रखूंगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा, कि भाई ये कैसे काम करता है। तो एक तो आदित्य, अगर आप हमें समझा पाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, कैसे ये जो आज के मौजूदा दौर में या अभी ट्रेडिशनल जो एसेट हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, सोने चांदी को देखते हैं, अपने लिक्विड मनी को, रुपए पैसे को देखते हैं, घर जमीन को देखते हैं, उससे ये किस मामले में अलग है? क्यों मतलब या कैसे, क्यों पूरी दुनिया इसके पीछे, इसमें इतनी बड़ी संख्या में निवेश कर रही है? ये बाकी उस ट्रेडिशनल एसेट से, बाकी उन संपत्तियों से अलग संपत्ति कैसे है जो फिजिकल फॉर्म में कहीं नहीं दिखती हमें? तो इसका मैं जो आपको एग्जांपल है, जैसे हम जब मनी की बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे साउंड मनी जो होता है, वो अगर हम देखते हैं आज की डेट में भी, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमेशा ये बात करते थे कि बेटा सोना इकट्ठा करो, चांदी इकट्ठा करो। तो ये इसलिए बोलते थे क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है उसमें डीवैल्यू नहीं होते, मतलब पैसे जो हैं आपके कम नहीं होंगे वहाँ पर। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी जब से फिएट करेंसीज, एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पहले भी जब लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते थे तो वहाँ पर गोल्ड का यूज़ होता था, लेकिन वो इतने ज़्यादा फंजेबल नहीं थे। मतलब आप छोटा उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि छोटे, मतलब आप गोल्ड की ब्रिक कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया फिएट करेंसी को, जैसे हम बोलते हैं कि डॉलर हो गया या फिर यूरो हो गया या फिर इंडियन रुपीज़ हो गया, तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन रुपीज़ के साथ या फिएट करेंसीज के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कभी लिमिटेड नहीं है, एंड इसका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल बैंक के ऊपर होता है। और सेंट्रल बैंक की जो नीड्स होती है वो विद टाइम यहाँ पर चेंज होती रहती है, बेस्ड ऑन कंट्री में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितनी यहाँ पर नीड हो रही है, इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूजुअली अगर हम देखते हैं फिएट करेंसीज को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर गवर्नमेंट की, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स की, कि वो उसको मेंटेन रखें ताकि वो एक नंबर से ज़्यादा यहाँ पर डीवैल्यू नहीं हो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हमेशा हिस्ट्री में ये रहा है कि मनी जो है वो हमेशा, फिएट करेंसीज जो है हमेशा डीवैल्यू हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक देश के साथ है, आप सारे देशों को देख सकते हैं। आप यूएस को देखिए, आप यूके में किसी भी कंट्री को देख लीजिए, सॉरी यूके में देख लीजिए, यूरोप में किसी कंट्री को देख लीजिए, आप एशिया में देख लीजिए, हर जगह अगर आप देखेंगे तो मनी का जो सप्लाई है, फिएट करेंसीज का जो सप्लाई है वो ऊपर की तरफ बढ़ता गया है। इसी कारण से अगर देखेंगे 1980s में जो एक 10 रुपये की वैल्यू थी वो आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में जो 500 रुपये की वैल्यू है वो आज से 10 साल के अंदर कुछ नहीं होगी। और इसलिए सब बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इतनी महंगाई? उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये अनलिमिटेड जो प्रिंटिंग है ये विद टाइम यहाँ पर बढ़ती जाएगी, एंड जब तक ये बढ़ती जाएगी आपके जो पैसे हैं वो डीवैल्यू होंगे। तो वहीं पर बिटकॉइन को लेके ये कॉन्सेप्ट आया था कि अगर यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं, आप पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप यहाँ पर पैसे सेव भी करते हैं तो वो विद टाइम यहाँ पर धीरे धीरे डिवैल्यू होते हैं। तो आप कैसे उसको सेव करेंगे? तो उसके लिए हमारी फैमिली जो है नॉर्मली ट्रेडिशनली क्या करती थी, वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, या कोई अच्छा स्टॉक दिख गया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सतोशी नाकामोटो जो है, उन्होंने यहाँ पर जो अनोनिमस हैं, अब ये
मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। यहाँ पर ये अभी तक नोन नहीं है, स्टार्टिंग से अनोनिमस यहाँ पर रहे, लेकिन उन्होंने एक इसका व्हाइट पेपर जो था वो पब्लिश किया। अब ये पब्लिश जब किया इस व्हाइट पेपर को, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनाया कि जैसे अगर आप देखेंगे जो ये फिएट करेंसी है, इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। तो एक ऐसी करेंसी या एक मनी बनाया जाए जिसके अंदर फिएट करेंसी की प्रॉपर्टीज नहीं हो, लेकिन उसके अंदर गोल्ड की प्रॉपर्टीज हो। जैसे गोल्ड जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्यों बढ़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसकी लिमिटेड सप्लाई है यहाँ अर्थ के ऊपर, तो इसी कारण से और ज्यादा कोई गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकता। फिएट करेंसी तो यहाँ पर जो बैंक्स है वो कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर उन्होंने डाली और उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सबसे बड़ा एक जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम या रुकावट एक थी, वो ये थी कि अगर आप किसी चीज को लॉन्च करते हो तो अगर वो एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है तो कभी भी बंद हो सकता है। तो अगर कोई एक पर्सन या एक कंपनी यहाँ पर किसी चीज को लॉन्च करती है ये बोल के कि हम यहाँ पर ये कोई और अगर बिटकॉइन बनते हैं, जैसे आपने फेसबुक का एग्जांपल देखा होगा, फेसबुक ने यहाँ पर प्लान किया था हम लिब्रा को लॉन्च करेंगे एंड उसमें हमारी जो डिजिटल करेंसी है वो आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं रेगुलेटर्स ने कैसे उसको बहुत जल्दी शट ऑफ यहाँ पर कर दिया। तो वैसे ही उनका एक मेन यहाँ पर ये पॉइंट था कि अगर यहाँ पर अगर हम लेके आते हैं किसी करेंसी को, करेंसी भी नहीं मतलब एक तरह से मनी को अगर हम लेके आते हैं, तो वो इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करे। इन अ वे आप ये मान सकते हैं जैसे अगर आप देखते हैं इंडियन रुपी हो गया, यूएस डॉलर हो गया, तो ये फिएट करेंसीज है जिसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ठीक बात। तो ऐसी तो दो तीन चीजें मेरी समझ में आई आदित्य, थोड़ा सा मैं मेघनाद और शार्दुल के भी पॉइंट्स ले लूं इस पे, फिर इसमें और भी जो दो तीन चीजें मेरे दिमाग में है उसके बारे में बात करते हैं। मेघनाद थोड़ा आप इसको बारे में हमें बता पाए सरल उसमें, जैसे आदित्य ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कम से कम हमारे एक दिमाग में चीजें क्लियर हैं कि भाई कैसे इसको कैसे इसको डिजाइन किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, विजन क्या है जी। मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकली भी देखता हूँ एक्चुअली, और आदित्य ने बिल्कुल सही कहा कि फिएट करेंसी जो है वो आप काफी मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटीज में एक्चुअली प्रिंट कर सकती है, रिजर्व बैंक हो या फेडरल रिजर्व हो जो भी कंट्री की, और उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक लिमिटेड सप्लाई है, और उसको जब सर्कुलेट होती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में सर्कुलेट होने लगती है, तो वो ओवरऑल डिवैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे गोल्ड। तो पर मैं इसको एक फिलोसॉफिकल एंगल से भी देखता हूँ कि पैसों का अगर आप एक मतलब कोई भी करेंसी का एक फंक्शन देखेंगे तो ट्रांजैक्शनल फंक्शन होता है, ट्रेडिंग में यूज होता है। जैसे पहले पैसे आने से पहले बार्टर सिस्टम होता था, जैसे आप मुझे गेहूं दोगे और मैं आपको लोहा दूंगा ऐसे, और फिर उसकी वैल्यू दो लोगों के बीच में तय होती थी। फिर ऑब्वियसली कोई लोहा या गोल्ड जैसे आदित्य ने कहा, या फिर कोई व्हीट की सैक्स लेके तो घूमने वाला है नहीं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशनल जो वैल्यू, वो वैल्यू का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो करेंसी होती है। पर आप अगर देखेंगे कि करेंसी एसेंशियली ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही बेस्ड होती है। आपको याद होगा हमारे मोदी जी ने जब कब था, नवंबर 2016 में 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को जब उन्होंने रात को ही डिक्लेयर कर दिया कि आपके पॉकेट में जो पैसा है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसे सोचिए कि एक आदमी जैसे कोई सलमान खान अगर आपके टीवी पे आता है और कल बोलता है कि आपके पॉकेट में जो 500 रुपए है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप मार्केट में जाएंगे, वहां पर किसी से कोई सामान लेंगे 500 रुपए का, तो वो उसकी वैल्यू वो भी समझते हैं और आप भी समझते हो, सलमान खान को क्या लेना देना है। तो एक्चुअली वो प्रधानमंत्री थे इसलिए लोगों ने मान लिया। अब सोचिए कि अगर लोग प्रधानमंत्री होने के सिवा उनसे फिर भी नहीं मानते, कि वो जो बात कह गए टीवी पे वो मानते नहीं, और कल मार्केट में जाके जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं वही करेंसी से वो करने लगते हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है, क्योंकि लोगों के परसीव्ड वैल्यू वो करेंसी के लिए दिखाई पड़ती है। और क्रिप्टो करेंसी का मामला कुछ ऐसा ही है। अगर आप कोई भी करेंसी देखेंगे, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम देखेंगे, या फिर ये ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की एक परसीव्ड वैल्यू है जो वो ये एक करेंसी को अटैच हो गई है, और वो बढ़ती या कम होती जाती है। और अगर आप थोड़ा सा और इसको सिंपली देखेंगे तो जैसे कि आदित्य ने कहा कि एक सेंट्रल एजेंसी है जो फिएट करेंसी प्रिंट करती है, तो
इसका सेंट्रल एजेंसी का फंक्शन क्या होता है? अगर आप आपके नोट देखेंगे तो उस पर लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीज दैट यू आर पेइंग सच एंड सच अमाउंट टू सच एंड सच पर्सन, राइट? तो इसका वो गारंटी होता है, उसका वो ट्रस्ट होता है। तो अगर आप एक रुपये का नोट किसी को दे रहे हो तो उसके पीछे एक रिजर्व बैंक का ट्रस्ट है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या करता है कि ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो 1000 लोगों में बांट देता है। तो एक कोई सेंट्रलाइज एजेंसी ये नहीं बोल रही है कि ये पैसा है और इसकी वैल्यू है, बल्कि 1000 लोग, डिसेंट्रलाइज्ड अनोनिमस लोग, टुगेदर दे आर सेइंग कि इस एक बिटकॉइन का वैल्यू है। तो ये एक तरीके से एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज ला रहा है हम करेंसी की तरफ कैसे देखते हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाके क्रिप्टो करेंसी एक जनरली एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करेगी, जहां पर एक्सचेंज वैल्यूज क्रिप्टो करेंसी को देख के किए जाएंगे बाकी करेंसीज के। एक बार शार्दुल, देखिए मैंने पहला बिटकॉइन 2011 में खरीदा था, तो और टेक की चीजों में मैं पर्सनली काफी इंटरेस्ट भी लगता हूँ, लेकिन क्योंकि बाकी दोनों लोगों ने इसके लिए काफी अच्छी बात की, तो मैं जो क्रिटिसिज्म है वो भी बताऊंगा आपको। सातोशी नाकामोटो ने पेपर लिखा था 2008 में, इनफैक्ट 31 अक्टूबर 2008 को। तो वो पेपर ये बेसिकली सबप्राइम संकट के बाद इमर्ज हुई है ये तब ज्यादा पॉपुलर हुई है, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। उन्होंने जो इस पे लोग जो ट्रस्ट की बात अभी मेघनाथ ने की या जो आदित्य भी बता रहे थे, वो ट्रस्ट क्या है, ये बिल्कुल सरल भाषा में कोडिंग का एक तरीका है जो सबसे पहले एनएसए ने इजाद किया था। इसको रिफॉर्म किया गया था इराक वॉर के बाद, डिजिटल सिग्नेचर पहचानने के लिए। जानकारी जैसे जाएगी उसी हस्ताक्षर के साथ बाहर आ रही है, उसमें कुछ एडिड नहीं है ना, कुछ घटा नहीं है, तो वो ट्रस्टवर्दी है, इस पर ये बेस्ड है। तो समझ रहे हैं, यानी इसलिए इसे ट्रस्टवर्दी माना जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है, अगर आप देखें बिटकॉइन जैसे बढ़ा, बिटकॉइन सबसे पहले अपराधों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये बात ठीक है, और फिलोसफिकली बड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में कि बहुत डेमोक्रेटाइज है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन देखिए, करेंसी जब हाथ में है, जो इन्होंने फिएट करेंसी बोला, फिएट करेंसी के पीछे प्रॉमिस होता है गोल्ड का। केवल अमेरिका इसका अपवाद है आज की डेट में, और उससे भी कई दिक्कतें हैं, उसकी बहुत आलोचना भी है जगह जगह। लेकिन भारत में जितना पैसा प्रिंट हो रहा है, उसके पीछे सोना है उसे बैक करने के लिए। उस सोने को कंट्रोल करने वाला सेंट्रल बैंक एक अथॉरिटी से कंट्रोल होता है। शार्दुल, ये एक्चुअली फैक्ट ये भी डिस्प्यूटेड है अभी। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुई, जैसे अभी ये बहुत सारे घोटाले हुए थे, तो हमारे पास उन्हें पकड़ने के, उसको ट्रेस करने के तरीके हैं। ब्लॉकचेन में आप देखिए, एक ईएमपी पल्स में डेटा गायब हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ईएमपी पल्स में गायब हो जाए, ये बात पक्की है, क्योंकि ये सब डिजिटल डेटा है। इसका दूसरी बात जो इसमें क्लास वाली बात आती है, जैसे मैं बहुत ज्यादा टेक सेवी हूं, है ना, तो मुझे ये बात पता है 2010 से 11 से। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता बिट यानी जो इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा होता है कंप्यूटर में, जो बिट, जो आप कहते हैं बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसकी सबसे छोटी यूनिट बिट है। और कॉइन माने सिक्का, तो डिजिटल सिक्का है। लेकिन डिजिटल सिक्का बेस्ड है कि आपकी बिजली हमेशा चलती रहेगी, इंटरनेट हमेशा चलता रहेगा, और ये एक भ्रम है। मैं नहीं मानता कि ऐसा हमेशा चलेगा। जो ये करेंसी को सेंट्रलाइज करने का तरीका ये भी तब निकला जब व्यापार बढ़ा, और व्यापार करने के लिए आपको चाहे कितने ही अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, ये देखा गया सरकार द्वारा कि आपको एक चीज चाहिए सब परेशानी के लिए। क्योंकि पहले होते थे कांसे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के भी सिक्के, फिर वो उनको मेजर करने में दिक्कत आती है ना, ये बात है। और एक इससे मैंने काफी सीरियस बात कर दी, और ये सब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और पता नहीं क्यों सोचते हैं, मुझे हंसी आ रही थी, अगर बुरी लगे तो क्षमा करिएगा। ये मोदी जी को नवंबर में क्या हो जाता है? 2016 में हुई नोटबंदी, 2021 में क्रिप्टो बंद कर रही है। हर बार 5 साल का चक्कर क्या है? पहली बात तो है कि 2026 नवंबर आप नोट करके रख लो। अगर कुछ नहीं बदला ना, अगर राजनीति में, तो अंतरिक्ष में उड़ती हुई उल्का की तरह ये फिर वापस आ जाएगा 5 साल बाद, कुछ ना कुछ, नवंबर 2026 में। चलिए, तो इसमें 2 चीजें हैं, चूंकि मेघनाथ और आदित्य ने इसके बहुत सारे पॉजिटिव पहलू की तरफ ध्यान दिया, और कुछ वाजिब चिंताओं की तरफ शार्दुल ने ध्यान दिलाया। मेरा इसमें अगला सवाल ये है, लेमैन वाला जो पर्सपेक्टिव से, कि जो सेंट्रलाइजेशन है, आपने जिसका फिएट मनी का जिक्र किया, वो अपने साथ एक ट्रस्ट भी लाता है। आपको पता है
कि आपकी मनी की कोई ना कोई जवाबदेही बनेगी, कहीं ना कहीं आपके जो पैसा है उसकी एक जवाबदेही है। और डिसेंट्रलाइज जो ये जिस जिस सिस्टम पे काम कर रहा है पूरा का पूरा आपका क्रिप्टो करेंसी, इसमें आपके साथ किसी तरह की अगर कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे, कहां पर जाएंगे, कैसे इसकी रिकवरी की कोशिश करेंगे, एक सवाल। और दूसरा जो एक बहुत वाजिब चिंता है, जहां जो शुरुआत में देखी भी गई बहुत सारी जगहों पे, कि मनी लॉन्ड्रर्स, क्रिमिनल्स, टेररिज्म, इन सब चीजों में भी बहुत सारे पैसे का लेन देन, आदान प्रदान हो सकता है। और चूंकि पूरा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो वो टेररिज्म जैसे बहुत रियल जो प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं को एग्जैजरेट नहीं करता है ये दो सवाल आदित्य। देखिए, एक चीज़ शार्दुल ने काफ़ी अच्छे पॉइंट जो है यहाँ पर बोले, एंड उसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी हैं, एंड एक कन्फ्यूजन जो आई थिंक बहुत ज़्यादा मीडिया में और हर मैंने स्पेस में देखा है, बहुत सारे लोग मीम कॉइन्स और सारी क्रिप्टो करेंसीज है उसको देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एक क्रिप्टो करेंसी है जो सही में यहाँ पर स्टैंड आउट कर सकती है वो यहाँ पर बिटकॉइन है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल वर्ड में आपको बता देता हूँ, जो मैं पहले थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। जैसे जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये बन के आ गया है यहाँ पर, अब सामने है ना। ये ऐसी चीज़ है जो जानने वाली नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने कभी हैरी पॉटर देखी है तो उसके अंदर होता है वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट क्या करता है, ताकि वो कभी अमर रहे, वो हमेशा वो अपने सोल को डिवाइड कर देता है 7 पार्ट्स के अंदर। तो ये बिटकॉइन का जो नेटवर्क है ये भी ऐसा ही है, जो ऐसा डिवाइडेड है जिसमें आपको 1000, 2000, 3000 नोड दिखेंगे, जो दुनिया में कहीं पर कोई भी रन कर सकता है। आप भी अपने घर से रन कर सकते हैं, मैं भी अपने घर से रन कर सकता हूँ। बस आपको चाहिए इंटरनेट और आपको चाहिए कंप्यूटर। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप इंटरनेट भी नहीं है तब भी आप बिटकॉइन का नोड रन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सैटेलाइट्स जो है वो भी सेंड करी जा चुकी है ब्लॉक स्ट्रीम के द्वारा, जिससे कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी कारण से ये एक ऐसा नेटवर्क बन गया जो कहीं जाने वाला नहीं है। एंड यहाँ पर ये एक चीज़ है जो सबको एक्सेप्ट करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंटरनेट को देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर बात करी कि क्रिप्टो करेंसी को लेके गलत काम यहाँ पर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। गलत काम करने वालों का काम यही है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, हम किस तरह से कैसे उसके फायदे उठा सकते हैं। अगर आप देखेंगे इंटरनेट का मिसयूज नहीं होता। अगर आप डार्कनेट और डार्क वेब की बात करेंगे तो आप देखिए यूएस गवर्नमेंट, वहां पर जो उनकी एजेंसीज है, उन्हीं ने तो इसको चालू किया था सबसे पहले, जहां पर वो ट्रांसमिशन के लिए उसको यूज करते थे। तो वही जो चीज़ है आज की डेट में टेररिस्ट भी यूज करते हैं, टेररिस्ट तो एयरप्लेन भी यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जैसे यहाँ पर आई थिंक शार्दुल जी ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ट्रेसेबल है, बस आपके पास राइट मीन्स होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी अनोनिमस नहीं है, बिटकॉइन यहाँ पर सूडो अनोनिमस है। अगर आप अनोनिमस की बात करेंगे तो प्रिवेसी कॉइन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो गलत काम के लिए यूज हो सकते हैं, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है बैन करने की यहाँ पर बात करें। लेकिन जब आप बिटकॉइन की बात करते हैं वो सूडो अनोनिमस है। अनोनिमस अगर आपको बात करनी है तो वो कैश बन जाता है। अगर मेरे पास आज की डेट में कैश है तो मैं किसी को अगर मैंने दिया तो कहीं से कहीं भी जा सकता है, उसको बहुत हार्ड है ट्रेस करना। तो वैसे ही अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे कैश के कंपैरिजन में, तो वो बहुत इजीली ट्रेसेबल है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो पूरा ब्लॉकचेन पे पूरी लेजर पब्लिकली अवेलेबल है, जहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं कहां से पैसे कहां पर जा रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर ये बोला कि अगर किसी का, जैसे गवर्नमेंट है यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर जो पैसे हैं उसके लिए बैकिंग दे रखी है, उनकी तरफ से अपना उनका कमिटमेंट होता है, वो अगर यहाँ पर कोई बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वहां पर वो लूज कर देते हैं, उसके लिए कौन लायबल होगा? तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी जेब में वॉलेट होता है, अगर आपका वॉलेट चोरी हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, एट बेस्ट आप जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा सकते हैं, या आपको पता है कि किसने चोरी किया तो उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के साथ भी यही है। आप इसी तरह से इसको देखिए कि अगर यहाँ पर कल को ऐसा होता है कि आपकी किसी गलती से वो चोरी हो जाता है या कहीं पर चले जाता है, तो एट बेस्ट आप ये चीज कर सकते हैं। क्रिप्टो में मतलब ये एक सेइंग है कि अगर आपने बिटकॉइन लूज कर दिया या आपने कल को आपकी प्राइवेट की लूज कर दी, तो थिंक ऑफ इट एज अ डोनेशन, कि आपने वो जो एक बार लॉस्ट हो गए तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए। एंड दैट मीन्स कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई है तो उसमें से ऑलरेडी जो सप्लाई है उसमें से कुछ सप्लाई जो है अब यहाँ पर लॉस भी हो गए, जो मे बी अभी कोई उसको आने वाले टाइम पे यहाँ पर सेल भी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। आई होप इससे मैंने आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आंसर कर दिया। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू। सवाल मेरा ये था आदित्य की जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो जवाबदेही वाली बात है, सरकारों की फिर भी एक हद तक जवाबदेही रहती है। उस जवाबदेही केस का सवाल जो था मेरा कि बिटकॉइन या इस तरह की जो भी सूडो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे तो हैं, लेकिन ये नुकसान, इसका एक ये नेगेटिव साइड नहीं है? नहीं, नेगेटिव तो डेफिनेटली है ना।
देखिए यही तो काम होता है ना गवर्नमेंट का। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अब उस टेक्नोलॉजी के देखिए दो पहलू होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। अगर आप देखेंगे जब इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था तो कितने सारे लोग थे, उन्होंने ये देखा कि गलत काम के लिए यूज होगा, ये टेररिस्ट देखो कितना आसान से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज सेंड किया आराम से कर लेंगे। तो देखिए गलत काम तो होते हैं, गलत काम टेक्नोलॉजी का तो हर गलत काम यूज करने वाले उसके वो मौके वो निकाल लेते हैं, लेकिन ये उसकी केवल गलत काम के संदर्भ नहीं, मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि एक ईमानदार आदमी ऐसी किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी जवाबदेही, मैं सरकार, आम आदमी बैंक में पैसा जमा कर रहा है, बैंक फ्रॉड करता है कुछ ना कुछ, तो उसके पास अपनी सरकार से मिलने लड़ने का, उससे मांगने का अधिकार रहता है, सरकार की एक सर्टेन अमाउंट तक जवाबदेही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कहीं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बिटकॉइन का एक मतलब बहुत एक वोलेटाइल नेचर भी है, धड़ाम से नीचे आ जाना, धड़ाम से ऊपर चले जाना, तो वो बताता है कि भाई आपका पैसा इतना भी सेफ नहीं है। ठीक है, एक मतलब क्विक मनी जैसा दिख रहा है कि मोटा पैसा बन रहा है, लोग बना रहे हैं, लेकिन उसी तेजी से कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा वाइप्ड आउट भी हो जाए। नहीं, बहुत सही पॉइंट बोला है आपने। एंड देखिए इस चीज के बारे में बहुत बार वोकल भी रहा हूं कि जैसे हम बिटकॉइन की बात करते हैं ना, मुझसे को पूछता है कि मैं बिटकॉइन को बाय करूं, क्या मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा? तो मैं तो बोलता हूं कि भाई अगर तुम ये पूछ रहे हो तो तुम इन्वेस्ट ही मत करो कि ये डेफिनेटली एक ऐसा एसेट है जो वॉलेटाइल है। अगर आप देखोगे 2018 में जब बुल रन आया था, देखिए तेजी से ऊपर भी जाता है, बहुत ऊपर जाता है, गिरता भी है। 2018 में 80% गिर गया था। अब 2017 का बुल रन जब खत्म हुआ था, वहां पर देख लीजिए फिर से 80% गिर गया था, अभी अप्रैल में गिरा 50%। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एंड उसका ये देखिए डेफिनेटली देखिए ये चीज तो है, अब आप उसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन आप कभी भी देखिए किसी भी चीज के अंदर निवेश करते हैं, चाहे वो आपके स्टॉक्स हो गए, चाहे गोल्ड हो गए, चाहे आप बिटकॉइन हो गया, अगर आप बिना सोचे समझे या इस सेंस में करेंगे कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप बहुत गलत तरीके से निवेश कर रहे हैं। वहां पर आपके पैसे जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। अगर अमीर बनना इतना ही आसान होता तो आज की डेट में हर कोई इन्वेस्ट करके यहाँ पर करोड़पति बन के बैठा हुआ था। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जिस तरह से रिसेंटली अभी जब ये बुल रन आया है, न्यूज मीडिया में जिस तरह से कवर किया गया है, जहां पर कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है जो हम क्रिप्टो कम्युनिटी में हमेशा अवॉइड करते हैं कि उसके बारे में लोगों को अवेयर करें कि वैसी चीजें नहीं हो, क्योंकि लोगों की स्कैम करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। जैसे कुछ मीम कॉइन्स के बारे में इतने ज्यादा और ऐसे आर्टिकल कवर करना कि एक रात में कैसे एक इंसान करोड़पति बन गया, उसने कितने पैसे बनाए, वो किसी ना किसी तरह से लोगों को मिसगाइड करता है और उनको एक होप देता है कि अगर ये इंसान करोड़पति बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। और उसी चक्कर में लोग जो होते हैं गलत डिसीजन लेते हैं और इस कम्युनिटी में आते हैं और वो ऐसी चीजें करते हैं जिसके लिए हम बहुत फाइट करते हैं कि ऐसी चीजें नहीं स्प्रेड होनी चाहिए। बट अब मीडिया में तो चलता रहता है ये चीज, तो क्या कर सकते हैं। बट स्टिल हम कम्युनिटी में भी ट्राई करते हैं कि लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आप आके रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मेघनाथ, शार्दुल, आप लोगों से भी यही सवाल है मेरा, थोड़ा सा इस पर अगर आप दोनों अपनी राय दें, इसके बाद हम जो सरकार पॉलिसी लाने जा रही है उस पर बात करेंगे। एक्चुअली आदित्य ने तो सही बात कही एकदम कि अभी जो मुझे लगता है एक बात इस पर भी करनी चाहिए कि अभी जो सेलिब्रिटीज जो एड्स कर रहे हैं, और मैं अतुल को बता रहा था, कल ही बता रहा था कि मैंने कुछ ऑटोज के पीछे यूनिकॉइन और एक्सचेंजेस के एड्स देखे, तो मतलब आपको पता होगा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर ऑटो के पीछे एक्सचेंजेस एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनकी टारगेट ग्रुप क्या है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि लोगों को थोड़ी सी इस पर और अपनी खुद की जानकारी बनाना बहुत जरूरी है। और आदित्य जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं भी उनका YouTube चैनल देखता हूँ और उस पर वो काफी हद तक एजुकेशनल कंटेंट देते हैं और बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं कि भैया आपको ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है तो यहाँ पे आइए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सॉलिड मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि ये कोई ऐसे पॉन्जी स्कीम नहीं है। क्योंकि अभी जो मुझे लगता है जो एड्स वगैरह आप देख रहे हो, जैसे कोई रणवीर सिंह ने ऐड कर दिया या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज कि अरे जल्दी से क्रिप्टो खरीद ले टाइप्स ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अजीब सा एक मैसेज जा रहा है लोगों तक कि ये कुछ एक नई स्कीम निकल कर आई है, उसमें आप पैसा डालिए और आप बहुत जल्दी से रईस हो जाएंगे टाइप्स। वैसी चीज नहीं है। ऐसे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कल अगर मुकेश अंबानी कोई सेलिब्रिटी को हायर बोलते कि अरे रिलायंस का स्टॉक खरीदिए, आपको एक वीक में आप अमीर बन जाएंगे, नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। असली दुनिया में इतने जल्दी आप कभी रईस हो नहीं सकते। वही बहुत बहुत सही बात बोली आपने मेघनाथ। और इनफैक्ट इस चीज के बारे में ना हमारी भी, अब देखिए एक्सचेंजेस जो हैं
एक्सचेंज का काम होता है बिजनेस करना जी। लोग वहां पर आके ट्रेड करेंगे, वो उतना पैसा कमाएंगे, तो वो अपने बिजनेस में वही एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर देखेंगे तो आई थिंक ये एडवर्टाइजमेंट का मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन चालू हो गया एक्सचेंजेस के बीच। जी कौन कितना लुक्रेटिव यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बना के यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कस्टमर्स को लेके आ सकता है, जो विच वाज इन अ वे आई थिंक उनका रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, बट क्योंकि कोई रेगुलेशन कोई गाइडलाइन या मे बी दे हैड नो आइडिया, तो वो उस तरह से सारी चीजें हो गई। एंड अगर देखेंगे तो उसके अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम सबको भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारा एक्सचेंज से कुछ, हमारा खुद का कोई एक्सचेंज नहीं है जहां पर हम रन कर रहे हैं, बट उन्होंने जो चीज करी है उसके कारण अब हर जगह पोर्ट्रे इस तरह से हो, जैसे पेपर के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आया है। कुछ एडवर्टाइजमेंट है जो सेंसिबल है, लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी हैं जिसके अगेंस्ट में तो मैंने भी ट्विटर पे उनके जो सीईओज हैं उनको बोला है कि बहुत गलत ये जो आपने टैगलाइन लिखी है। जैसे एक पे लिखी थी कि इस बार तो पेपर पे लिखा है, अगली बार पत्थर पे लिख देंगे। तो आई वाज लाइक क्या लिखा है आपने, मतलब कोई रेगुलेटर इसको देखेगा वो क्या सोचेगा, क्या सोच के लिख रहे हो आप ये। एक और चीज आदित्य, हम एक्चुअली न्यूज लॉन्ड्री में ये ट्रैक भी कर रहे हैं और अतुल और सबने एडिटर्स ने बात भी की है इस पर कि कैसे न्यूज चैनल्स पे आपको ऐसे बहुत ही खास शोज दिखाई दे रहे हैं जो क्रिप्टो पर एडवाइस दे रहे हैं, और ये सब ये एक्सचेंजेस ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसमें से एक थोड़ा सा डाउट भी आ जाता है कि ये जो एंकर आपके सामने आके जो क्रिप्टो का एडवाइस दे रही है वो कितने हद तक लोगों के बेनिफिट के लिए है या फिर वो एक्सचेंजेस के बेनिफिट के लिए है। जैसे एक एग्जांपल आई थिंक शार्दुल ने पॉइंट आउट किया था हमारे ग्रुप में कि कैसे ये जो अभी जो क्रैश हुआ, अभी जो मतलब जो उसके बारे में भी बात करेंगे, पर एक एंकर है एनडीटीवी की, वो आकर लोगों को बताने लगी कि एसेंशियली आपको और खरीदना चाहिए या फिर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और उनके लैपटॉप के सामने एक एक्सचेंज का स्टिकर लगा हुआ था। राइट, सो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि उनका जो वो एडवाइस था वो कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। अब हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो फिर भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बट जो कोई नॉर्मल न्यूज कंज्यूमर होगा वो ये देखकर थोड़ा सा एक तो पैनिक हो जाते हैं या फिर एक गलत सा उसको एंगल ले लेते हैं, और फिर ऑब्वियसली पैसा इन्वॉल्व है, खुद का पैसा इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन हो जाता है इसमें। नहीं, मेक सेंस। मतलब देखिए, मतलब मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जैसी चीज़ें जैसी हैं वैसे आपको बतानी चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट क्रिप्टो में भी जैसे अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेके बहुत सारे लोगों को तो यही कन्फ्यूजन था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है। हमने भी उस पर फोकस ये रखा कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो सब क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी उस पर भी कन्फ्यूज है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मे बी प्रिवेसी कॉइन्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन अब सॉरी, इसका ना हमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा लोगों के लिए। मतलब आप ये आई थिंक ये रिलेटेड टू द बिल है ना जो आप बात कर रहे हो, तो मे बी या तो बाद में बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब आई थिंक अतुल आराम से इस पे अभी जो हमारा वो था उस पर बात करने के बाद बिल पे हम आते हैं। ठीक है शार्दुल, आपको कुछ कहना था आखिरी में? जी देखिए, इसमें कई चीजें हैं। पहली बात तो मैं लेजिटिमेसी की बात नहीं उठा रहा था बिटकॉइन पर या किसी और पर, लेकिन जो अडेप्ट करने की प्रक्रिया की बात की थी आदित्य ने, वो इस केस में बिल्कुल उल्टी है। आमतौर पे कोई टूल आविष्कार आता है वो आमतौर पे डिफेंस से आता है, मिलिट्री में ही आता है। जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो मिलिट्री 10-15 साल पहले इस्तेमाल कर चुकी है बड़े आराम से, वो फिर डेमोक्रेटाइज होकर जनता तक पहुंचता है। अब इसमें टेक भी आ गया है, लेकिन हर चीज में ना देखिए जवाबदेही किस स्तर की है। जैसे अभी आदित्य ने कहा डोनेशन, तो मेरे लिए मतलब सवाल ये है कि जो क्रिप्टो में जो डिजिटल करेंसी है इसका फिजिकल बैकअप क्या है। लेट्स अज्यूम वर्स्ट केस सिनारियो वो उड़ जाती है इंफॉर्मेशन, तो जो उसमें पूंजी लगी है, और मैं पैसा नहीं कह रहा, पूंजी कह रहा हूं क्योंकि एसेट है वो भी एक, है ना। जो पूंजी है उसकी प्रॉमिस कौन करेगा। दूसरी चीज के लेजिटिमेसी सिर्फ इस चीज से नहीं आती ना कि सब कर रहे हैं और वो डिजिटल लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी अक्रॉस क्लास भी होनी चाहिए ना भाई। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर चाहे तो उस पूंजी का इस्तेमाल वैसे ही खरीदने के लिए कर सके। उसको खरीदने की नॉलेज हो या ना हो ये उसके जीवन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके मन में ये पैसे को नहीं होना चाहिए, तभी तो आप उसको कर पाएंगे डेमोक्रेसी में। अब इसमें दिक्कत क्या है, आप क्रिप्टो करेंसी को चीजें खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर है निवेश करने वाले वो उस करेंसी को बेच भी सकते हैं स्टॉक की तरह,
है ना, वो पूंजी भी है और वो खर्चा करने का भी तरीका, दोनों अलग चीजें होती है। आप उसी चीज से खरीद भी रहे हैं और उसी चीज से आपस में ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं और उसे पूंजी भी बता रहे हैं, स्थायी पूंजी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से शार्दुल ने बहुत महत्वपूर्ण उसकी तरफ इशारा किया है, जो एक्चुअल डेमोक्रेटिक नेचर है उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खामी नजर आ रही है। एक छोटा सा सवाल और है अतुल जी इसके बारे में, वो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे थे साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि ये हमेशा बिजली में रहती है और माइनिंग कहते हैं उसको, और मैं खुद अपने पीसी बिल्ड करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। अच्छा, वो हीट के बारे में भी था। तो अभी जो अकॉर्ड हुए हैं उसमें क्रिप्टो क्लाइमेट अकॉर्ड तो हुए हैं कि 2025 तक ये कह रहे हैं सारा बिटकॉइन माइनिंग जो जितनी भी माइनिंग है वो सब रिन्यूएबल एनर्जी पर हो जाएगी। लेकिन ये भी देखिए बिजली का खर्चा है, वो बिजली भी तो चाहिए। नहीं, वो हीट जो जनरेट हो रही है वो तो एनर्जी जो हीट पैदा कर रही है और बिजली से चल रहा है ना ये सब, वो बिजली इस्तेमाल हो रही है। रिन्यूएबल सोर्स से भी आप करते हैं तो भी हीट जनरेट होगी। हाँ, इस पे जैसे मैं थोड़ा सा ये ऐड कर देता हूँ, जैसे ये वैलिड कंसर्न है। अब जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बन रही है तो ये मतलब सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन जो है उस पर भी कट डाउन करें, ताकि पोल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट थोड़ा सा उसको खिलने का मौका भी यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर अभी जैसे बिटकॉइन की आप बात करेंगे, बिटकॉइन माइनिंग में यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन होता है, वो डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन वाइज देखेंगे ना तो बहुत, अगर एक्चुअल में आप देखेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम होता है पूरी दुनिया में, बहुत छोटा है। जी मैं वही कह रहा था। हाँ, वही कह रहा था, लेकिन मेन तो फॉसिल फ्यूल ही है। हाँ, तो मैं उसका एक बहुत अच्छा आपको आइडिया देता हूँ कि ये जो पूरी कम्युनिटी है ना बिटकॉइन की, और इसमें जो इंडस्ट्री डेवलप्ड है, वो इतने इनोवेटिव है कि बहुत इनोवेटिव तरीके यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, फिर अलग अलग जगह से क्वेश्चंस भी आए यहाँ पर कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है अमेरिका के अंदर, जैसे ग्रेट बिटकॉइन माइनिंग कंपनी यहाँ पर है। तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जब ये क्वेश्चंस आने लगे तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर बहुत तरीके हैं, अगर आपको एनर्जी को लेके प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ऐसे ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जहां पर हम उसको यूटिलाइज कर पाए। एक आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है, वहां पर ऑलमोस्ट 40% जो है वो ऑयल का यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर बनती है, जिसमें जब ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है यहाँ पर मीथेन। जो मीथेन होता है वो पूरे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक यहाँ पर होता है, जो अगर आप देखेंगे मतलब पूरी दुनिया भर में इतनी जगह ऑयल एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कि इतना हानिकारक नहीं रहे, बहुत सारी जो ऑयल माइनिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसको एक फ्लेयरिंग का प्रोसेस होता है जहां पर वो उसको बर्न कर देते हैं। जब बर्न करते हैं तो ठीक है, मीथेन जितना वो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन स्टिल मतलब पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, तो हार्मफुल तो रहता ही है, तो वो हार्मफुल रहता है। तो अब यहाँ पर ऐसी जो चीजें हैं ना उसको भी यूज करके आप और एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। जो यहाँ पर मीथेन जो निकलती है उसको आप पाइप अगर करके यहाँ पर मीथेन के लिए स्पेशल जनरेटर्स आते हैं, उसमें अगर उसको अलाइन कर देते हैं तो वहां पर आप उससे एनर्जी बना सकते हैं। और बिटकॉइन के जो माइनर्स माइनिंग जो है पूरा का पूरा माइनिंग के लिए, उसके लिए कंटेनर्स आते हैं जो ये ग्रेट बिटकॉइन अमेरिकन कंपनी बना रही है, जिनका प्लान ये है कि ये कुछ जगह पे इन्होंने ये इंस्टॉल किए कि जहां पर ऑयल की माइनिंग हो रही है वहां पर जो मीथेन जो आप छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में, कुछ करते नहीं है, जला देते हैं उसको पाइप करके जनरेटर से लगाओ, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बने और वहां पर वो जो बिटकॉइन की माइनर्स हैं वो चल जाएं। और साथ में जैसा मैं बता रहा था कि इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में, अगर आपको बिटकॉइन के नोड या नेटवर्क को रन करना है तो वहां से सीधे ब्लॉक स्ट्रीम की जो सैटेलाइट है उससे नेटवर्क कनेक्ट हो गया। तो ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव मतलब ऐसी चीजें आती हैं, किसी चीज को लेके होता है कि नहीं ये चीजें फिक्स करनी चाहिए, कमियां हैं, तो उसके अंदर पूरी इंडस्ट्री इतनी इनोवेटिव है कि अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है यहाँ पर निकालते हैं। और ये जो आपका तर्क है ये इससे पूरी तरह से मैं सहमत हूँ आदित्य, की जो चीज आती है नई चीज और उसमें सुधार की संभावना, बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जो दूसरी चीज है, बहुत बेसिक थीम है, एक कॉन्सेप्ट है कि बदलाव, तो ये चीजें लगातार बदल रही हैं, अतीत में भी बदली हैं। जैसा शुरुआत में मेघनाथ ने इशारा किया, बार्टर सिस्टम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो करेंसी का भी रूप बदलेगा। अभी जो हमारे सामने एक नई चिंता आई है, चिंता नहीं, एक नया जो मतलब एक परिदृश्य सामने आया है कि भारत सरकार इनको बैन करने पर विचार कर रही है, और पार्लियामेंट के इसी जो सेशन में, विंटर सेशन में ही वो आने वाला है बिल जिसमें इसको बैन करने की बात चल रही है। और शायद सरकार अपनी कोई डिजिटल करेंसी भी ला सकती है, ऐसा भी कुछ प्रस्ताव है उस बिल में। तो मेघनाथ एक बार थोड़ा सा अगर आप हमें पहले जो प्रस्तावित बिल है, अभी तो वो आएगा जब तब देखा जाएगा, लेकिन प्रस्तावित बिल है क्योंकि इससे पहले भी इसका एक मसौदा 2019 में सामने आ चुका है,
तो क्या ये वही बिल है, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, और साथ में अगर सरकार अपना कोई लेके आने का प्रस्ताव है, तो फिर ये तो ये पूरी क्रिप्टो करेंसी के उस बेसिक लाइन के खिलाफ है जिसमें कि एक डिसेंट्रलाइजेशन जी है ना, इन्वेस्टमेंट का। और सारी ताकत ही वही है कि कोई भी इसमें किसी भी तरह से सरकारी रेगुलेशन से आजाद है, और उसकी बढ़ने की बड़ी मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ने की वजह भी वही है कि कोई नियंत्रण सरकारी नहीं है उस तरह का। बिल्कुल। एक बार आप इसको सेंट्रलाइज कमांड या इस तरह से नियंत्रित कर लेंगे तो फिर ये उससे अलग कैसे रह जाएगी जो ट्रेडिशनल करेंसी मनी या असेट्स अभी रन कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नेचर देखेंगे, हम बार बार बोलते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे बेस्ड है, जो कि एक ब्लॉकचेन पे बेस्ड करेंसी है। तो कोई भी सेंट्रल एजेंसी इस पर रेगुलेशंस किस हद तक बना सकती है, मतलब पॉसिबल भी है क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अगर आप देखेंगे कि थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो 2013 में आरबीआई ने एक वार्निंग दी थी कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें काफी आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। और उधर ही कुछ चिंताएं आने लगी कि इसके कुछ गलत इस्तेमाल हो सकते हैं टेरर फंडिंग के लिए, ड्रग ट्रेड के लिए एक्सेट्रा, जो शार्दुल ने भी बोले हैं। पर इसके बाद हुआ क्या कि ये जो सीन है ये वर्ल्ड वाइड काफी एक्सप्लोड हो गया, और जैसे आदित्य ने कहा काफी इनोवेटिव है, तो बहुत फास्ट इसमें डेवलपमेंट्स होती जा रही है। और ऐसे अभी इमर्ज हो रहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ये क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए यूज की जाती है, उसके और भी कई ज्यादा एप्लीकेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया ही देख लीजिए, अभी जो फेसबुक के पास सबसे बड़े 4 सोशल मीडिया कंपनीज हैं, और वो अब मेटा हो गए हैं, तो उससे उनका पूरा कंट्रोल है कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, क्या क्या कैसे रेगुलेट हो रहा है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन लोगों में अभी कौन से कंट्रीज में शेयर हो रही है। पर ये पूरा एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जो कि काफी कंपनीज कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक कंपनी ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट दिखेगा, पूरी कम्युनिटी मिलके डिसाइड करेगी। तो ये इमर्ज हो रहा है कि ट्रस्ट जो है, जो गवर्नमेंट्स की तरफ है, जो रेगुलेटर्स की तरफ है, वो कम होता दिख रहा है। इसलिए लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर एक कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्डिंग का एक्सरसाइज होने वाला है। अब हम रेगुलेशंस की तरफ आते हैं। तो 2019 में जो बिल आया था वो मेरे हिसाब से काफी घटिया था। मतलब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी जो डिफाइन की है वो इतनी मजेदार है। मैंने एक ट्वीट भी किया था इस पर, बड़ा मजेदार, बहुत ही मजेदार। कैसे करिए मेघनाथ, मैंने देखा नहीं है यार। ये तो घटिया वाला पैमाना है कि ये वाला थोड़ा कम घटिया है, ये वाला ज्यादा घटिया, बीच में रख लेते हैं यार, ये बीच वाला घटिया है। तो 2019 में बेसिकली मुझे लगता है जो बिल आया था वो क्लियरली यही दिखा रहा था कि आरबीआई ने एक तो पहले क्रिप्टो करेंसीज को बैन भी कर दिया था 2018 में, ये बोल के कि इसका काफी मिसयूज हो रहा है और उनका फियर ज्यादा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स करके बोला कि आपका ये पूरा डिस्प्रोपोर्शनेट है, कि फियर्स आर नॉट आउटवेइंग द बेनिफिट्स। तो ये जो बिल बना है वो वही लाइंस पे बना है, आरबीआई के लाइंस पे। और उन्होंने क्या बोला है कि क्रिप्टो करेंसी ऐसे डिफाइन किया है कि उसमें कोई भी टोकन या फिर कोई भी नंबर या फिर कोई भी ऐसी चीज होगी डिजिटल फॉर्म में जिसकी कोई वैल्यू होगी, वो एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप सोचिए, आपको अमेजोन के कोई कूपन मिलते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी ये डेफिनेशन से। या फिर आप कोई गेम खेलते हो जैसे पबजी, उसमें आप एक कोई गन की एक स्किन खरीदते हो, तो उसके लिए जो आप पैसे यूज करते मतलब जो इन गेम करेंसी है, उसको भी आप क्रिप्टो करेंसी बोल दोगे ये डेफिनेशन के हिसाब से। तो वो एक जो बिल था वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो जो एक्सपर्ट कमिटी बनी थी उन्होंने एक बहुत ही ब्लैंकेट तरीके से एक डेफिनेशन दे दिया था और पेनल्टीज भी डाल दिए थे उस पे कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो पनिशमेंट लगता है वही क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेड पे लगेगा। तो ये जो ड्राफ्ट बिल था वो बाहर निकला और फिर आई थिंक लेजिटिमेटली लोगों को डर भी लगने लगा कि उनका जो निवेश है उसमें वो गायब हो जाएगा। अब हुआ क्या उसके बाद, अभी जो हादसा हुआ, हादसा ही बोल सकते हैं,
ये एक टेंटेटिव लिस्ट निकलती है हर सेशन के पहले। बजट सेशन के पहले भी निकली थी, विंटर सेशन के पहले भी निकली थी। इसमें गवर्नमेंट का एक एजेंडा दिखाते हैं कि वो कौन से बिल्स लेकर आएंगे आने वाले सेशन में। अब वो आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है, क्योंकि बजट सेशन में भी क्रिप्टो करेंसी का बिल लिस्ट किया था, वो नहीं आया। अब ये भी सेशन में लिस्ट किया है, अब हमको देखना पड़ेगा कि ये बिल आएगा भी नहीं आएगा या नहीं। तो वो बिल का जो एक लाइन है वहां पर, जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें उन्होंने कहा है, मैं पढ़ रहा हूं, द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, राइट। और ये जो एक लाइन है, इससे काफी पैनिक हो गए लोग, और पहले भी हुए थे, अभी भी हुए हैं। उसकी वजह से जिनको इसका नॉलेज नहीं है या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने अपना मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो बेचना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से मार्केट काफी गिर गया, काफी लोगों को लॉसेस भी हुए उसकी वजह से। अब हमारे हिसाब से हमको ये सोचने वाली एक बात है कि एक तो पार्लियामेंट में ये बिल अभी तक आया भी नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। वो 2019 का ड्राफ्ट था, अभी 2021 में है। लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आई थिंक आदित्य ने भी कहा उनके यूट्यूब चैनल पे कि इसमें चेंजेस होना बहुत ही साहजिक बात है, होने ही वाले हैं, क्योंकि 2019 से लेके अभी तक काफी इस पर स्टडी हो चुकी है, काफी एक्सपर्ट से आई थिंक गवर्नमेंट ने बात भी कर ली है। और मैं एक आई थिंक ट्विटर स्पेस पे था, वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे, उन्होंने काफी हद तक मतलब ढंग से बात की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जो कि बहुत रेयर है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट भी अपने ऑफिशियल्स जो भी है वो भी स्टडी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से एक रेगुलेशन बनाएंगे। अब ये रेगुलेशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या पहलू होंगे, और क्या क्या क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगे, वो हम अभी बता नहीं सकते। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन करने की बात हुई, आई थिंक आदित्य इस पे ऐड करेंगे, उन्होंने एक इस पे वीडियो भी किया है। आदित्य, ये जो सरकार की नई पॉलिसी है, आने वाला बिल है, आपने इसको स्टडी किया हो अगर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो प्राइवेट और इसका ये सेंट्रलाइज कमांड में लाने की जो सरकार की मंशा है या जो उसकी इच्छा है सामने आ रही, उसको आप कैसे देखते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे अभी मेघनाथ जी ने बताया कि अभी तक सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर बिल आया है, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कमेटी बनाई थी, आईएमसी कमेटी, जिसको हेड किया था सुभाष चंद्र गर्ग जी ने, और वहाँ पर उन्होंने जब इस बिल को बनाया था तो उन्होंने इस सेंस में देखा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को ये प्रॉब्लम थी, क्रिप्टो के पीछे करेंसी क्यों लिखा है यहाँ पर, जब हमारी खुद की यहाँ पर INR करेंसी है, तो ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? तो उन्होंने इसको एज ए थ्रेट देखा कि ये INR का कॉम्पिटिटर है, जो कि यहाँ पर नहीं था। तो वहां पर जो बिल है अगर आप देखेंगे ना, उसको पूरा उसी तरह से ट्रीट किया गया है कि यहाँ पर जो भी करेंसी है INR को छोड़ के, जो ऐसी पब्लिक या जैसी भी करेंसी आ रही है, बिटकॉइन या बाकी, उन सबको उन्होंने बोला ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि या पब्लिक की करेंसी वो है जो गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है, जो INR हो गया। तो अगर आप देखेंगे जैसे हर जगह दिख रहा है ना प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो उनकी डेफिनेशन ये है। तो उन्होंने जब बिल बनाया, अगर आप देखेंगे उस ड्राफ्ट के अंदर भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि कोई भी ऐसी करेंसी जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं करी है, गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है, वो यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है और उसको बैन किया जाए। तो उन्होंने जब ये ड्राफ्ट बनाया, अब वो बहुत अर्ली टाइम था, उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रेगुलेशन की इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से उस बिल को बना दिया। लेकिन अब कोविड के बाद बहुत टाइम यहाँ पर चेंज हो गया। जैसे एक दो बार आई थिंक यहाँ पर मेंशन हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव में जिनको इतना आइडिया नहीं क्रिप्टो करेंसी का। आप लोग सरप्राइज होंगे, इनफैक्ट गांव से, छोटे छोटे शहरों से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है, उनके पेरेंट्स की जॉब चली गई है, कुछ लोगों की फैमिली में डेथ हो गई है, कुछ लोग डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया जितना नहीं समझती, उससे अच्छे से वो उसको समझते हैं। ना उनको इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझते हैं और उसमें ट्रेड करके अपने घर का खर्चा चला रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आई थिंक ये सामने नहीं आए हैं, जहाँ पर न्यूज़ मीडिया मोस्टली मीम कॉइन में कितना % राइज हो गया, कितने लोग करोड़पति बन गए, वो कवर करने में बिजी रहते हैं। वहाँ पर अगर ये स्टोरीज को सामने लेके आया जाए तो लोगों को एक आइडिया मिलेगा। एंड
राइट एंड तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब ये क्रिप्टो ऐसा नहीं है, बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 हज़ार में ट्रेड करते हैं और अपना घर का खर्चा जो है यहाँ पर चला रहे हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम बिल की बारे में और यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का ये जो बिल आया था स्टार्टिंग में आ गया, अब उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अडॉप्शन बहुत चेंज हो गया। आप देखेंगे हर कंट्री जो भी बड़ी डेमोक्रेटिक यहाँ पर कंट्री है, इनोवेटिव कंट्री है, वो आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर अडॉप्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये कहीं देखिए जा नहीं सकती। अगर इसको रोकने का तरीका होता, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स हैं, गलत चीज़ों में भी यूज़ हो सकती हैं, वो हर टेक्नोलॉजी में होता है। अगर रोकने का तरीका होता तो अभी तक वो तो लिक्विड मनी का भी मिसयूज होता है। हाँ, वो तो होता ही है। तो देखिए वही चीज़ है, ये सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देखिए ये चीज़ यहाँ पर आ गई है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अब उसमें क्या करते हैं, उसमें आप रेगुलेशंस ही ला सकते हैं जो बेस्ट है, ताकि यहाँ पर जो कंट्री के भी बेनिफिट बहुत है ना, जिसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जब ये बिल आया था, उसके बाद हुआ ये इतना इनोवेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, अडॉप्शन हो रहा है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनकी भी कई बार यहाँ पर इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि हमने जब बिल बनाया था तो हमने तो इसी पर्सपेक्टिव से बनाया था कि ये करेंसी है, तो अगर ये करेंसी है तो हम तो नहीं अलाउ कर सकते। फिर जब उनसे पूछा कि एज एन एसेट, तो ही वाज लाइक कि हाँ एसेट है तो बात अलग हो जाती है। तो उससे साफ साफ ये क्लियर होता है कि यहाँ पर पूरी जो ये कमेटी बैठी थी, उन्होंने बात करी थी, उन्होंने पूरा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को, इसका जो लास्ट वर्ड यूज होता है करेंसी, जो बन गया है यहाँ पर, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ क्रिप्टो एसेट बोलूँ लेकिन निकल जाता है करेंसी हर बार, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर जो बिल है उसको बनाया। एंड इसी कारण से अगर आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में ये बिल आया था 2019 के टाइम पे, और अभी जब ये बजट सेशन के अंदर फिर से इसका मेंशन हुआ, जहां पर अगर आप देखेंगे टाइटल चेंज हो गया, जहां पर टाइटल में जो बैनिंग वर्ड था वो हट गया। तो अगर पहले जो ड्राफ्ट आया था जो बोलता था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, वो चेंज हो गया द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। तो अगर ये चीज हुई है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अंदर के जो कॉन्टेंट्स हैं वो चेंज हो गए। और क्रिप्टो करेंसी देखिए एक ऐसा पूरा एक वाइल्ड स्पेस है जिसको रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अच्छे केसेस यहाँ पर नहीं आ सकते। तो उसी अकॉर्डिंग, हाँ उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बिल के अंदर का जो ड्राफ्ट है ना, उसमें अमेंडमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, और मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि अभी भी बिल पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, उसमें बातचीत ही हो रही है कि इसी कारण से पब्लिक नहीं हो। क्योंकि देखिए पब्लिक के लिए बिल आ रहा है और पब्लिक के लिए बिल ही पब्लिक नहीं हो, ये कैसे होता है? ये तभी होता है ना जब बिल रेडी नहीं हो या उसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो बिल तो एक ही आया है, एंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो 2019 वाला जो बिल है, जिसपे उन्होंने जितनी भी रिसर्च करके उस बिल को बनाया, अब उसमें वो चेंज कर रहे हैं और फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां पर उसको रेगुलेट करें। एंड देखिए मेरा अजम्पशन है, मतलब इसको 100% में नहीं बोलता, तो मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर से इसका इंतजार करना चाहिए, जब टेबल हो जाए बिल पार्लियामेंट में, तब एक बार फिर से हम इस पर बात करेंगे। मैं शार्दुल से चाहूंगा कि वो आखिरी उनके कमेंट इस पर ले लें, फिर हम इसको आगे की तरफ, मतलब अंतिम प्रक्रिया की तरफ जाएंगे। जी अतुल, काफी कुछ जरूरी बात है। देखिए इसमें काफी दिक्कत है, मैं बताता हूँ कैसे। कि एक पहली बात तो ये जो भारत सरकार जो बिल ला रही है, हिस्टोरिकली आप ऐतिहासिक स्तर पर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे कानून, सरकारें, प्रशासन बिल्कुल ढाक के 3 पात हैं, वो गिर पड़ के किसी तरह पहुंचते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, वो समय से पीछे से भी कहीं पीछे चलते हैं। थैंक यू शार्दुल, है ना? मैं अर्ली अडॉप्टर हूँ हर चीज का, है ना? तो मैं अच्छे से जानता हूँ सरकार को कुछ नहीं पता, लेकिन क्रिप्टो के साथ हमारे बाबू लोग बहुत आउटडेटेड है ना, जैसा निषाद के शब्दों में कहें तो बाबू हमारे सारे आउटडेटेड है, वही तैयार कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था जो आदित्य ने कही, 2-3 पॉइंट है जहां से मैं शुरू कर सकता हूं। मेरा पिछला पॉइंट ही आगे जो उन्होंने कहा, जो सरकार ने जो उठाया करेंसी या एसेट, ये एसेट की बात है ना, वही चीज करेंसी भी और एसेट भी है। आपको ये परेशानी लग सकती है, देखिए मैं सिंपल तरीके से कहता हूँ। अतुल ने शार्दुल से 10 बिटकॉइन में कुछ चीज ली, ठीक है, अब असली कीमत में उसकी कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए, ठीक है, तो वो वैल्यू कहां से आई? वो वैल्यू तब आई जब स्टॉक की तरह बिटकॉइन का प्राइस उस दिन वैसा था जब हमने सामान खरीदा। अच्छा, स्टॉक के प्राइस किसके मूड पे चलते हैं? ये महाअमीरों के, महाअमीर जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये महाअमीर, राकेश झुनझुनवाला, जितने भी हैं, ये जितने भी हैं सब, ये लोग टैक्स नहीं देते, ऑफशोर टैक्स हेवन में तो पैसे बचाते हैं, और फिर उस सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहां टैक्स पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हो रही। अगर ये सब लोग अपने अपने देशों में टैक्स देने लगे, देखिए है क्या, इसके पीछे एक और मूल बात है जो इन सिस्टम से भी अलग जाती है। ये लोग इनोवेटर्स भले ही हों, लेकिन ये समाज के हित की नहीं सोचते और ये उसके मित्र नहीं है, इन्होंने अपने एक्शन से प्रूव किया है। और मैं किसी भी मानव संसाधन, जहां मानव संसाधन में कह रहा हूं, से जुड़ी जो कोट अनकोट कहते हैं ना, पुरानी खराब व्यवस्था को तोड़कर नई खड़ी करने का बहुत घोर विरोधी हूं, क्योंकि मानव संसाधन में इंसान इन्वॉल्व है।
कोई भी व्यवस्था मानव हित से, और जो आज का भारत है, जो जनतांत्रिक मूल्य हैं, इसका हिसाब न लेते हुए या उनकी कीमतों पर नहीं बन सकती, है ना। और इन सब का जवाब कैसे मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा माइनिंग आपको पता है कहाँ होती है? ये कितना पॉलिसी है, कितना अनकंट्रोल्ड है, वो चीन में होती है। नहीं, ये गलत, ये गलत 130। नहीं, वो चेंज हो गया, वो अभी रिसेंट केस हुआ अच्छा, है। ठीक है। चाइना में बैन हो गया, अब अमेरिका ने पूरा बिजनेस ले लिया है। देखिए आप, ये देखिए, आप ये कह रहे हैं चाइना में माइनिंग नहीं हो रही? नहीं, बैन कर दिया उन्होंने कंप्लीटली। उन्होंने वो जो माइनिंग है पूरी बैन कर दी, और अभी जो मेजर स्टेक है वो मूव हो चुका है यूरोप में और अमेरिका में। तो अमेरिका भी अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एक हब बन रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं क्रिप्टो के माइनिंग फर्म्स वहां पर लगा है। तो अभी चेंज हो रहा है, लेकिन चीन ने बंद कर दिया ना। अब तक तो लास्ट ईयर तक तो चीन था ना। हाँ, लेकिन चीन ऐसी कंट्री नहीं है ना जिससे एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो कि चीन ने तो फेसबुक भी बंद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कितना भी जनतांत्रिक ये सिस्टम बन गया हो, है ना, लेकिन जो माइनिंग की जगह है, वहां जो लोकल लॉ है, जो टैक्स लॉ है ना, जो कोर्ट्स हैं, जो लेमैन की लीगैलिटी है, भाई किसी लेमैन के किसी तरीके से जो उसे मिल रहा है उससे पैसे बनाने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल साफ है। हम जमीन खरीदते हैं, हम पैसे से खरीदते हैं, वो पैसा ही जमीन भी हो और पैसा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि कानून क्या होता, नहीं तो ज्यादा पैसे वाला हमेशा कंट्रोल बनाए रखेगा। अब इन बिलियनर्स ने सब खरीद लिया है और वो उनके मूड पे डिपेंड करता है स्टॉक का प्राइस, तो आम आदमी का तो जीवन चला जाएगा भाई। बस शार्दुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण उस तक की तरफ इशारा, चीज की तरफ इशारा किया है कि एसेट भी बिटकॉइन है और करेंसी भी बिटकॉइन है। हाँ, ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप हो रही हैं। इसका और जो दूसरा माइनिंग का इशारा किया तो आदित्य ने बताया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि वो क्या है एक्चुअली, तो आदित्य ने उसको करेक्ट किया कि बेसिकली ऐसा नहीं है, चाइना में माइनिंग बंद हो गई है, व्हाटएवर। ये सरकारें चाहेंगी बंद हो जाएगा। इसको मेघनाद और आदित्य, आप दोनों लोगों से आखिरी एक, ये जो एसेट और करेंसी दोनों ही बिटकॉइन है, तो ये ओवरलैपिंग जो है भाई, वो बार्टर सिस्टम में तो चलता था कि आप अपनी जमीन देके और दूसरे से कुछ और ले लें। जी। भाई एसेट एक्सचेंज लॉस पे होता है ना। आज के जमाने में वो नहीं होता ना। आज के जमाने में चीजें तो करेंसी से डिसाइड होती है। तो अब बिटकॉइन और कानून भी है, दोनों चीज, हाँ कानून भी है उसका, लेकिन बिटकॉइन के मामले में ये ओवरलैप कर रहा है कि बिटकॉइन ही हमारा सोना चांदी भी है और बिटकॉइन ही हमारा 10 रुपए की वो लॉलीपॉप भी है। हाँ। मैं इसका एक छोटा सा ही जवाब दूंगा, जल्दी से एक जवाब दूंगा कि एसेट और करेंसी कैसे वो एक साथ हो भी सकती है। तो हम हमारे जस्ट कॉमन टर्म्स में बिटकॉइन जो है वो हम ज्यादा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, पर ये एक ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आज के डेट में 3000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। बिल्कुल। और मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एथेरियम करके एक कंपनी है, उनका भी एक बहुत ही पॉपुलर, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट अभी क्रिप्टो करेंसी वैल्यू में है। तो एथेरियम का कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके उसके यूज केसेस किए हैं। इसका मतलब है उन्होंने ऐसा उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतना एक्सेसिबल बनाया है कि उसके ऊपर एप्स बन जाए। एप्स मतलब जो आप फोन पे यूज करते हैं वैसे ही, उनको डैप्स कहते हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं। तो वो जो एप्स है वो एक्चुअली यूजफुल है। अब वो जो लोग यूज कर रहे हैं वो जो एथेरियम जो करेंसी है वो उसमें यूज करेंगे, वो जो एप्स में जो ट्रांजैक्शंस होंगे या फिर जो भी होगा उसमें यूज करेंगे। तो वो एक इकोसिस्टम का एक पार्ट बन गया है। अब मैं इसका एक बहुत ही अजीब एग्जांपल दूं तो अगर आप पबजी खेलते होंगे तो पबजी में आप फिएट करेंसी को एक पबजी के इन गेम करेंसी में कन्वर्ट करके उसके अंदर आप स्किन्स खरीदते हो या फिर आप गन्स के कुछ चीजें खरीदते हो, आपका कैरेक्टर कैसे दिखता है वो खरीदते हो, ये सब होता है। वैसे ही ये सब अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, ये अलग अलग चेन्स तैयार हो रही है जहां पर अलग अलग इसके एप्लीकेशंस निकल कर आ रहे हैं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, हीलियम का। एक कंपनी है हीलियम, अमेरिका की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक नोड शुरू कीजिए, मतलब जैसे मैं मालवीय नगर में मेरे छत पे जाके मैं एक नोड शुरू कर दूंगा और फिर उसके बाजू में ही जो एरिया है वहां पर एक और कोई नोड शुरू कर देगा, और ऐसे कनेक्ट कर करके हम एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाएंगे जो कि एक इंटरनेट की तरह काम करेगा।
अब मेरा जो नेटवर्क यूज करेंगे, जैसे शार्दुल अगर मालवीय नगर में मेरे घर पे आया पार्टी करने और उसने मेरा नोड यूज किया, तो मुझे उससे पैसिव इनकम होगी, और वो पैसिव इनकम जो होगी वो एक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होगी, जो कि सोलाना, जो कि वो हीलियम की एक क्रिप्टो करेंसी उन्होंने स्टार्ट की है, उसमें होगी। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक एसेट भी है और एक करेंसी भी है, क्योंकि वो उसके ऊपर एप्स और यूज केसेस भी बन रहे हैं, इसलिए वो अलग है। लैंड की तरह नहीं है, जैसे लैंड अगर आप घर बनाएंगे उसके ऊपर तो वो अलग चीज हो गई, तो पर अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर एप्स बनाएंगे तो अलग और भी लोग इसका इस्तेमाल करके आपकी एक पैसिव इनकम हो रही है। ठीक बात है। आदित्य, आप आखिरी पॉइंट आप रख लें, इसके बाद हम। तो इस चीज़ के ऊपर मैं एक्सप्लेन करने के लिए एसेट और करेंसी, तो मैं इसका दूसरे देशों का एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड इंडिया का भी थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि एसेट और करेंसी, तो डेफिनेटली देखिए हर जगह हर कंट्री में अलग तरीके से इसके यूज़ हो सकते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड को भी अगर आप चाहे तो करेंसी की एक्सचेंज में उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी को गोल्ड को दे के बोले कि मेरे को तू ये आइटम दे दे या आप मुझे आइटम दे दो, तो वो भी आप एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक एसेट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनी जाती है यहाँ पर। बाकी अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे मैं क्रिप्टो करेंसी में मेनली मैं बिटकॉइन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो एक क्रिप्टो करेंसी जो स्टैंड आउट करती है, बाकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बना रही हैं प्रोजेक्ट, वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि नेक्स्ट बिग थिंग यहाँ पर क्या बन सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी होती है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, जो यहाँ पर बिटकॉइन है उसके आसपास कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर नहीं आती है। ठीक बात। सो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो अडॉप्शन भी हो रहा है वो यहाँ पर बिटकॉइन का हो रहा है। जहाँ पर अगर आप यूएस में देखेंगे तो देखिए यूएस में जो है वहाँ पर तो अलाउ कर दिया कि उसको एसेट की तरह रिकग्नाइज करें, कमोडिटी बोल दिया है, सीएफटीसी के अंदर वहाँ पर आता है। जैसे हमारे रेगुलेटर्स यहाँ पर सेबी होता है तो वहाँ पर कमोडिटीज को सीएफटीसी यहाँ पर देखता है। तो अब उसको एसेट की तरह रिकग्नाइज कर दिया, लोग बैलेंस शीट में होल्ड कर रहे हैं, उसके अराउंड पूरे बिजनेस वहाँ पर बन रहे हैं, वहाँ पर माइनिंग कंपनीज बन रही है जो टैक्स भी पे कर रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं वहाँ पर। एंड वहां पर ये भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ बाय सेल करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। अब उसका तरीका उन्होंने ये कर रखा है, जैसे आप पेपैल का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पेपैल में आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप वो भी बाय कर सकते हो, जिसका तरीका वो ये करते हैं कि जैसे अगर आपको फलाना फलाना कुछ भी खरीदना है, आप किसी साइट पे गए तो आपने बाय करने के लिए जब आप गए, वो क्या करेंगे, इंस्टेंटली उसी टाइम पे उस बिटकॉइन को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वो परचेज वहां पर हो जाएगी। तो इस तरह से उसका ये यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप एल सल्वाडोर देखेंगे तो उस कंट्री से मैं वैसे इतना कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े जो नेशंस है उसके कंपैरिजन में थोड़ा उनका वहाँ पर डिफरेंट पूरा सिस्टम है, बट उन्होंने भी एक तरह से यहाँ पर लीगल टेंडर बनाया। लेकिन जितना मैं बाकी देशों को देखता हूँ, आई डोंट फील कि वहाँ पर जो लीगल टेंडर है यहाँ पर बिटकॉइन को कोई भी कंट्री बनाने में कंफर्टेबल होगी। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो इंडियन रुपीज़ है वो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर करेंसी है। अगर हमको आज की डेट में भी करेंसी को यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ कि मैं यूपीआई को यूज़ कर लूँ, आईएमपीएस को यूज़ कर लूँ, जो इंस्टेंटली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी क्रिप्टो यहाँ पर बिटकॉइन को जो है एज अ करेंसी नहीं चाहता। यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि उसको एज एन एसेट जो है, ताकि अगर हमको होल्ड करना है, ऑल्दो ये वॉलेटाइल है, डेफिनेटली उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन अगर उसके अराउंड ये एक ऐसा इमर्जिंग क्लास है जो पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, पूरी दुनिया उसका एडवांटेज उठा रही है। यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है जहाँ पर $30 बिलियन टैक्स रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के बेसिस पे। तो अगर इंडिया इसको इग्नोर करती है तो ये आप सोचिए ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। मतलब ये एक मतलब इट विल नॉट गो डाउन वेल इन हिस्ट्री। ये आप जो आदित्य इशारा कर रहे हैं ये वो भी है कि समय के साथ कदम से कदम नहीं मिलाकर चलने का नतीजा भी बहुत बुरा होता है कई बार, कि आप मतलब बहुत पीछे रह जाते हैं। और दूसरा ये है कि अंधाधुंध, जैसा कि बातचीत में हमारे समझ कि एक वोलेटाइल करेंसी है, वोलेटाइल एसेट है, तो आप क्विक मनी बनाने के चक्कर में नहीं आ सकते। यहाँ पर आप रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखकर यहाँ नहीं आ सकते। बहुत समझना पड़ेगा इस पूरे बिजनेस को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसा कि बातचीत में हमारे सामने आया कि एक है बिटकॉइन जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और बहुत सारी चीजों को डेमोक्रेटाइज तरीके से फॉलो करती है। बाकी अभी डेवलपिंग की प्रक्रिया में है, डेवलप होने की प्रक्रिया में है एक, तो वो भी है। तो इन सब चीजों को समझकर, देखकर, सुनकर और थोड़ा सा धैर्य के साथ, समय के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और साथ में इंतजार करें कि भारत सरकार की जो नई पॉलिसी आ रही है, जो नया बिल आ रहा है, वो इसके बारे में क्या रुख रखता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से फिर आप इसमें निवेश करने की, इसके शुरू करने की कोशिश करें। हम समय काफी हो गया है और हम अपने आखिरी चरण में अब जाएंगे, जो कि हमारा रिकमेंडेशन की
प्रक्रिया होती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मेघनाद आप हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते अपना रिकमेंडेशन दें। जी, मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि आदित्य का आप YouTube चैनल फॉलो कीजिए। काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं क्रिप्टो पे। और दूसरा एक चैनल रेकमेंड करूंगा, ऑनेस्टली बाय तन्मय। तन्मय भट्ट का एक अलग चैनल है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर कहीं भी हमको फाइनेंशियल एजुकेशन दिया नहीं जाता है कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, टैक्सेशन कैसे होता है, एक्सेट्रा। इसकी जानकारी तो हमारे घरों में किया जाता है ना, मित्र परिवार। पर अतुल सर, घरों में तो अभी फिलहाल काम ऐसा ही होता है कि प्रॉपर्टी खरीदो और गोल्ड खरीदो। पर यहाँ वो दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है, एक तो हमने अभी संसद शुरू होने वाला है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो मेरा शो संसद वॉच अब रेगुलर कवरेज करेगा, वीकली कवरेज करेगा। हमारा एक एपिसोड आएगा मंडे को, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि ये संसद के सत्र में कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स आने वाले हैं और उसको आपको कैसे क्या करते हैं वो बिल्स और क्यों नजर रखना चाहिए उस पे। तो वो मैं एक थोड़ा एडवांस रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। और एक और थोड़ा सा रिकमेंडेशन, मैंने स्नो क्रैश पढ़ना शुरू किया। स्नो क्रैश एक ऐसी किताब है जिसने पहली बार मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट जो अभी बात कर रहे हैं लोग, वो इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में ह्यूमंस जिएंगे और कैसे उनकी पूरी लाइफ एक रूम में बैठ के कैसे उनकी पूरी लाइफ एक डिजिटल फॉर्म ले लेगी। उसके बारे में एक नॉवेल है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने थोड़े से ही चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, पर बहुत ही मजेदार किताब है, जरूर पढ़िए। आदित्य, आप हमारे श्रोताओं को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं आई थिंक क्रिप्टो करेंसी का इतना डिस्कशन हो रहा है हर जगह, तो मैं सबको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूंगा कि जैसा मतलब जितना भी कॉन्वर्जेशन हुआ है, देखिए आप जहां पर भी देखते हैं ये क्विक रिच गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अगर आप सोच भी रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो बिटकॉइन का वाइट पेपर जो है वो डेफिनेटली आप पढ़िए, आपको ऑनलाइन फ्री में वो मिल जाएगा। साथ में मनी की जो हिस्ट्री है उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करिए। ये दो चीजें जो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पर। ठीक बात। शार्दुल? अतुल, एक और चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस एपिसोड के लिंक में आई थिंक एक ब्रीफ भी दे देंगे हम एक क्रिप्टो करेंसी बिल का, जो 2019 का जो बिल था, उस पे एक पीआरएस लेजिस्लेटिव ने एक एनालिसिस किया है, उसकी भी हम एक लिंक रख देंगे वहां पर, तो ताकि आप जाकर पढ़ सके। ठीक बात। शार्दुल जी, इस बार के रिकमेंडेशन होमवर्क जैसे ही हो जाएंगे, लेकिन क्रिप्टो पे जैसे बात हो रही थी तो मेरे 3-4 रिकमेंडेशन है। पहला, जो क्रिप्टो क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ है उसकी प्रॉपर वेबसाइट है, वो अकॉर्ड पढ़िए, देखिए कि पर्यावरण और क्रिप्टो करेंसी के जो अभी होल्डर और माइनर हैं उनके बीच क्या समझौता हुआ है। उससे आपको आज की वस्तुस्थिति भी पता चलेगी और क्या फ्यूचर में प्लान हो रहा है उसकी भी। दूसरा, जुलाई में लास्ट ईयर, आई थिंक जुलाई अगस्त में रेजिना ऑटमैन का पेपर आया था, वो फर्स्ट राइटर थी। ये था पैडरमन यूनिवर्सिटी वॉरबर्गर जर्मनी से, कोविड-19 और इन्वेस्टर बिहेवियर। इसमें क्रिप्टो के ऊपर काफी बात की गई है ना, और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं इन्वेस्ट करने वाले। तीसरा, बीबीसी का आर्टिकल है कि कैसे बिटकॉइन एनर्जी यूज करता है, क्रिस्टीना क्रेडल का, ये इस साल 10 फरवरी में आया था। और आखिरी फिर से बीबीसी का कि इलॉन मस्क ने कैसे $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे, जिससे इसके दाम बढ़े थे। आखिरी था न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट, प्रतीक और अश्विन ने की थी। देखिए मीडिया के बारे में कुछ चल रहा है जो देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, उसका जिक्र मेघनाद ने सुर्खियों में भी किया। जी। इस तरह से टेलीविजन के सारे बड़े पत्रकारों संपादकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की है। जी। खैर, तो ये राजनीतिक पहलू था उसका, चुनावों से पहले इन सब चीजों पर। राजनीति से क्रिप्टो भी अलग नहीं हो सकती ना। मेरा रिकमेंडेशन 2-3 है। एक तो जब कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन आएगा, किससे बातचीत की जाए चर्चा में, तो आदित्य सिंह के बारे में जिक्र किया अश्विनी ने, और मेरे ख्याल से मेघनाद ने भी रिकमेंड किया था। तो उसके बाद मैंने जल्दी, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के बारे में, मुझे आप पूरी तरह से इलिटरेट मानकर चलिए,
तो मैंने जल्दी जल्दी आदित्य सिंह के बहुत सारे इनके यूट्यूब चैनल पर देखे और काफी मुझे हेल्प हुई उसके बाद, अदरवाइज मैं आज कंडक्ट भी नहीं कर पाता। तो एक तो वो यूट्यूब चैनल आप उनका देखिए, क्रिप्टो इंडिया के नाम से जो है, तो आपको बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट अगर है, मतलब मेरे जैसा ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी के मामले में इलिटरेट है तो बहुत बेसिक चीजें, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक मीडिया पर क्योंकि हमारा वो रहता है, नजर रहती है, तो एक बहुत ही घटिया फिल्म आई है टेलीविजन मीडिया के ऊपर, ओ धमाका। वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि आप इसलिए भी देखिए इस फिल्म को अगर चाहें तो, कैसे न्यूज रूम काम नहीं करता है एग्जैक्टली आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो पूरी फिल्म ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे ट्रांस की अवस्था में सोच और कल्पना करके बनाई गई है, जहां पर ऑन फ्लोर सारी चीजों की डील होती है कि तू मुझे ऑन प्राइम टाइम। अतुल, एक आपको उसका ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। आप उसकी ओरिजिनल कोरियन फिल्म देखिए, टेरर लाइव नाम की है। वो इतनी मजेदार और बढ़िया फिल्म है, और आपको ये भी दिख जाएगा कि कैसे बॉलीवुड अच्छे फिल्म्स का कचरा बनाती है। हाँ, तो ये इस मामले में तो हमारी बहुत पुरानी पहचान है कि कॉपी कर लो, लेकिन कॉपी की भी ऐसी कर दो कि उसका रेलगाड़ी बना दो। तो भारत सरकार और बॉलीवुड एक से ही है, वो अच्छी चीज का लेके नाश मार देते हैं, खत्म हो जाती है वो। जीएसटी बढ़िया था लेकिन खत्म हो गया। तो मेरा तीसरा रिकमेंडेशन है एक किताब काफी दिन पहले आई थी, मैंने इससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो रिकमेंड किया था काफी पहले। किताब को अब मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, 1232 किलोमीटर। तो ये किताब बेसिकली जो पलायन शुरू हुआ, यहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, जब कोविड का शुरू हुआ था, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ भाग रहे थे। तो उसमें से 7 ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ की गई 1232 किलोमीटर की यात्रा को कैमरे में कैप्चर किया एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं विनोद कापड़ी। तो वो फिल्म और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाई पहले, और अब उन्होंने एक किताब भी उसी संस्मरण के आधार पर लिखी है। तो वो किताब आई है, तो ये 3 मेरे रिकमेंडेशन है। समय काफी हो गया है, इससे पहले जाने से पहले चूंकि मैं चाहता हूं कि आदित्य से एक और सवाल पूछ ही लूं रोकते रोकते, कि आदित्य आपने कितना इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में, अगर बताना चाहे तो बहुत ही नहीं, मतलब ये बहुत ही ये उस तरह का सवाल है, ऑप्शनल है। ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? हाँ, तो, मतलब किया है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि मीना तुम बता दो, तुम्हारे पास तो बहुत है। मैंने बहुत नहीं किया है प्लीज, बट मैं एक श्रोताओं को जो भी बताना चाहूंगा कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम पड़ा हुआ होगा वही इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो डेली खर्चा चलता है, हाँ, या फिर जो आपको जो डेली खर्चे के लिए पैसा होता है वो आप साइड में रखिए, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है वही डालिए, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अभी इस समय में किसी ने बहुत ज्यादा पैसा डालना चाहिए। बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है अभी इंडिया में। हाँ, रेगुलेशंस आने की थोड़ी सी हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। रेगुलेशंस आ जाए फिर आई थिंक थोड़ा सा और सेफ हो जाएगा, और फिर उसमें और डालेंगे पैसे। देखिए, मैं एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ एंड में, इन्वेस्टमेंट के लिए, सब चीजों के लिए, और वो मेरी नहीं, माइकल बरी की एडवाइस है। जिन्होंने वो देखी वो पिक्चर 2008 फॉल के बारे में, वो माइकल शार्दुल करते हैं। नहीं माइकल बरी जो डॉक्टर माइकल बरी जो ओरिजिनल जो थे, जिन्होंने वो बिग शॉट में जो बॉन्ड सेल किए थे, जिन्होंने सबसे पहले। तो उनका ये कहना है कि आपको इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जिस चीज की, जिस इंडस्ट्री की वैल्यू आपको समझ आती है, वैल्यू में इन्वेस्ट कीजिए। जो आपको समझ नहीं आता उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आप किसी और के ओपिनियन पे डिपेंड कर रहे हैं। उसे 1000 चीजें दुनिया में प्रभावित कर सकती हैं, आमतौर पे उसका अपना फायदा। बिल्कुल ठीक बात। तो आज की चर्चा को हम यही रोकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आदित्य, मेघनाथ, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा।